अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इनसाइड विद अनीक नाजी। पाकिस्तान के आज बहुत बड़े अदाकार सदाकार तलत हुसैन साहब, उनका आज इंतकाल हो गया है। यानी कोई भी कौम हो उसके अपने हीरोज़ होते हैं। हम तो ये भी देखते हैं कि बाकी कौम जो वो फ़र्ज़ी हीरो बना के भी अपनी दुनिया में एक मकाम बना लेते हैं फ़र्ज़ी हीरो के साथ। मिसाल के तौर पे सुपरमैन या बैटमैन। बरतानिया की तरफ देखें तो शर्लक होम्स, ये सब फर्जी किरदार है, लेकिन बेकर स्ट्रीट पे आज भी शर्लक होम्स के मेमोरेबिलिया मौजूद है। दुनिया भर के सैयाह आके वहाँ से यादगार लेके जाते हैं। मुझे याद है काफ़ी साल बीते, एक भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के एक डायरेक्टर हैं महेश भट्ट साहब, वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाए कराची में और किसी टीवी प्रोग्राम में बैठे हुए थे और एक नौजवान एंकर थी जिसने बहुत खुशी और मुसरत से सवाल किया महेश भट्ट साहब से कि आप जब यहाँ पे आए, कराची उतरे, तो आपने देखा कि यहाँ पे आपके फिल्म इंडस्ट्रीज़ के शाहरुख खान, सलमान खान वगैरह की तस्वीर लगी हैं, तो आपको देख के कैसा लगा? महेश भट्ट का जवाब मुझे कभी भूलता नहीं, आपसे भी शेयर करता हूँ कि उसने कहा था कि उसे अच्छा नहीं लगा। उसने कहा कि मैं पाकिस्तान आया तो मेरी उम्मीद ये थी कि पाकिस्तान के अपने हीरोज़ होंगे और कौमों के अपने हीरोज़ होने चाहिए। हम अपने अदाकारों को कितनी इज़्ज़त देते हैं कितनी नहीं, ये बहस है एक तरफ, लेकिन बहरहाल तलत हुसैन साहब ने अपनी ज़िंदगी में बहुत इज़्ज़त कमाई, बहुत अच्छी शोहरत कमाई। वो यूँ कहिए कि कराची से उनका ताल्लुक़ था और वो टेलीविज़न इंडस्ट्री या रेडियो इंडस्ट्री और फिल्म में भी उन्होंने काम किया, बैनुल-अक़वामी तौर पे भी उन्होंने काम किया। वो उन कम अदाकारों में से थे जिनकी इज़्ज़त हर जगह थी, सोसाइटी के हर शोबे में थी। वो उन बहुत कम लोगों में से थे जो बहुत वसी मुताला था उनका, यानी आप उनसे जब गुफ्तगू करते थे तो वो सिर्फ अदाकार नहीं बल्कि एक बहुत पढ़े लिखे शख्सियत के तौर पर उनका तारुफ होता था। उनको थोड़ा हम याद करेंगे, कुछ उनके बारे में गुफ्तगू करेंगे, और ज़ाहिर है कि सियासत तो अपनी जगह है ही, और लेकिन सियासत पर बात करने से पहले जैसा कि मैंने गुजारिश की कि तलत हुसैन साहब तो बहुत अजीम अदाकार, दूसरे एक जो आप उन्हें जानते हैं, मोहब्बत करते हैं, पसंद करते हैं, जनाब सोहेल अहमद साहब। सोहेल अहमद साहब से मैंने दरख्वास्त की थी कि वो हमें अपने कीमती वक्त में से थोड़ा यानी चंद लम्हे इनायत करें और तलत हुसैन को वो याद करें हमारे साथ। सो वेलकम करता हूँ सोहेल साहब, अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी, क्या हाल है अनीक साहब? ठीक ठाक है जनाब, अल्लाह का शुक्र जी, आपका बहुत शुक्रिया सोहेल भाई आपने वक्त दिया। फरमाइएगा कि तलत हुसैन को आप कैसे याद करेंगे आज? सबसे पहले तो अनीक साहब, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तो जाना तो है ही, ये तो पक्का है। दूसरी बात ये है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जाते हैं तो बहुत सारी यादें और बहुत सारी गुफ्तगू और बहुत सारा जिक्र अपना छोड़ के चले जाते हैं। तो तलत हुसैन साहब जो हैं वो तो एक शोबिस की और सकाफत की एक ऐसी शख्सियत थे कि जिनके ऊपर आप पूरा साल भी प्रोग्राम करते रहे तो वो खत्म नहीं होने वाला। बहुत बड़ी शख्सियत थे, बड़े प्यारे आर्टिस्ट, बड़े ही बाकमाल इंसान। मतलब मैं ये सोचता हूँ कि इस दौर में, इस नफ्सा नफ्सी के दौर में, और इतना फास्ट जो एक जमाना आ गया है और फिर शॉर्टकट के हम आदी हो चुके हैं, इस तरह के बाउसूल आदमी अब कैसे जिंदगी गुजार सकते हैं? मतलब एक एक कदम उन्होंने अपने असूल के मुताबिक एक एक कदम उठाया। कोई ऐसा पूरी जिंदगी में मैंने उनका कोई ऐसा एक जेस्चर नहीं देखा, कोई ऐसी मूव नहीं देखी, निजी जिंदगी में भी और स्क्रीन पे भी, जो ये जाहिर करती हो कि वो कोई किसी किस्म के बेअसूल या कोई मतलब लापरवाह आदमी है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इंतहाई खूबसूरत और मायारी जिंदगी गुजारी है, इंतहाई प्यारे असूलों के साथ गुजारी है। और वो असूल ऐसे नहीं थे कि वो सिर्फ अपने लिए थे, दूसरों की तकलीफ देने वाले, ना 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 ना, ऐसे खूबसूरत असूल जिससे ये पता चले कि भाई ये इंसान जो है ये इंतहाई जिम्मेदार है और इंतहाई बावकार और इंतहाई हिस्सास आदमी है। अच्छा सोहेल साहब, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि उनकी अदाकारी के हवाले से ये मतलब मशहूर था कि वो डायलॉग ज़रा कम बोलते थे, वो जेस्चर्स पे साइलेंस यानी साइलेंट एक तरह का ट्रीटमेंट, उस पर बिलीव करते थे, बॉडी लैंग्वेज पर बहुत गौर करते थे। आपने बतौर अदाकार इस बात पे गौर किया कि ऐसा ही था? जी मैं ये अर्ज करूँ, आप भी माशाल्लाह बड़े समझबूझ वाले शख्सियत हैं। आपको ये मालूम होगा कि ऑस्कर अवार्ड जो दिए जाते हैं वो ज्यादातर
جو خاموش کھڑا دوسرے کی بات کو ریئیکٹ کر رہا ہوتا ہے, ریسیو کر رہا ہوتا ہے, اس کو دیے جاتے ہیں, یا کہہ لیں کہ ایسی سچویشن کو مد نظر رکھتے ہوئے دیے جاتے ہیں کسی آرٹسٹ کو جہاں پہ وہ خاموش ہے, اس کے ایکسپریشن کی وجہ سے دیے جاتے ہیں. تو یہ تو ایک بڑا مشکل کام ہے, بڑا مشکل کام ہے. اور جو بڑے آرٹسٹ ہوتے ہیں جو اپنے ایکسپریشن سے گفتگو کو سمجھا دینا جانتے ہیں, جو اپنے ایکسپریشن سے, اپنے تاثرات سے سچویشن کو یا ڈائلاگ کو اگلے تک پہنچا دیتے ہیں بغیر بولے, وہ تو بہت بڑے لوگ ہوتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ طلعت حسین صاحب اپنے آنکھوں سے, اپنے فیس ایکسپریشن سے سچویشن کو سمجھا دیتے تھے, ناظرین کو بتا دیتے تھے کہ اس وقت کیا سچویشن چل رہی ہے. تو یہ ایک مشکل کام ہے, یہ ایک مشکل کام ہے. یہ جو سکول ہے نا جی, یہ تو بہت بڑے لوگ ہیں. اس سکول آف تھاٹ کے جو آرٹسٹ ہیں وہ تو بہت بڑے لوگ ہیں, جن میں میں سمجھتا ہوں دلیپ کمار صاحب ہیں, جن میں ہمارے ہاں طلعت حسین صاحب, محمد کبیر خان صاحب, فردوس جمال صاحب. اللہ تعالیٰ نے یہاں انیق صاحب ہمارے ٹیلی ویژن سکرین کو پوری دنیا میں انہی لوگوں کی وجہ سے وقار اور عزت بخشا. اللہ پاک نے جو عزت بخشی, جو وقار بخشا پاکستان ٹیلی ویژن کو, وہ انہی چند لوگوں کی وجہ سے تھا. اس کے بعد تو اب آپ کو پتہ ہی ہے کہ پی ٹی وی پہ بھی چوہے ہی دوڑ رہے ہیں اسٹوڈیوز کے اندر, ماں سوائے نیوز اپنا سکرین کے. ویسے تو نیوز سکرین کے اوپر چوہے دوڑ رہے ہیں اور ڈرامے کے اسٹوڈیوز میں چوہے دوڑ رہے ہیں. صاحب, پاکستان ٹیلی ویژن کا جن لوگوں نے نام بڑھایا اور وہ اس میں آپ کا بھی نام نمایاں حروف میں لکھا ہوا ہے, آپ نے بھی بہت سنجیدہ وہاں پہ کام کیا, بہت اچھا کام کیا, آپ نے وقت دیا ہمارے ساتھ, طلعت صاحب کو یاد کیا, آپ کا بہت شکریہ. یہ طلعت صاحب کے حوالے سے گفتگو ہوتی رہے گی, لیکن ظاہر ہے کہ اگلا ہفتہ جو ہے وہ سیاسی حوالے سے بھی بہت اہم ہے. 28 تاریخ کو نواز شریف دوبارہ سے صدارت سنبھالنے جا رہے ہیں نون لیگ کی, اور 29 تاریخ کو عدلیہ کی جانب سے کچھ ایسے فیصلے متوقع ہیں, کچھ اہم کیسز کے, جو جن کی طرف بہت سے لوگوں کی بلکہ پوری قوم کی نظر لگی ہوئی ہے. ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں شاہدہ رحمانی صاحبہ, پیپلز پارٹی کی رہنما ہیں, کراچی سے انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. شوکت پراچا صاحب اسلام آباد سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں. دونوں مہمانوں کو ویلکم کرتا ہوں, لیکن دونوں سے پہلے شاہدہ رحمانی صاحب سے پہلے سوال کروں گا, وہ بھی کراچی میں ہی ہیں, کہ وہ طلعت حسین کو آج کیسے یاد کریں گی اور ان طلعت حسین کے بارے میں ان کے کیا خیالات ہیں. شاہدہ رحمانی صاحب, میری آواز آپ کو انیق ناجی صاحب, جی میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی آ رہی ہے جی. بہت شکریہ انیق صاحب. آج کا دن میں سمجھتی ہوں کہ انتہائی افسوسناک دن ہے, اور طلعت صاحب ایک فن کی دنیا کے میں سمجھتی ہوں ایک ایسے بادشاہ جنہوں نے ایک عرصے تک تقریباً آدھی سینچری انہوں نے ریڈیو, ٹی وی, پاکستان ٹیلی ویژن, اسٹیج اور فلموں میں اپنے مرکزی کردار ادا کیا. اور جس طرح بھی سہیل صاحب فرما رہے تھے, بالکل پی ٹی وی کے جو دور تھا 60s, 70s اور 1890s کا, اس میں ان اداکاروں نے جو رول پلے کیا, اور آپ کو وہ دور یاد ہوگا کہ اس وقت جب ڈرامے ہوا کرتے تھے 8 بجے سے 9 بجے تک, تو سڑکیں سنسان ہو جایا کرتی تھی. اور ایسے لیجنڈ اداکار جس میں روحی بانو بھی تھیں, جس کے اندر اور ہماری خالدہ ریاست صاحبہ تھیں, اور اس طرح کے ہمارے روبینہ اشرف تھیں, بہت سارے ایسے کردار ہیں جس میں طلعت حسین صاحب سر فہرست تھے. ان کا لہجے کا اتار چڑھاؤ, بولنا, ان کی آواز ہی اتنی مسحور کن ہوتی تھی جب ریڈیو پاکستان میں وہ پروگرام کرتے تھے. اس کے بعد پی ٹی وی کے اندر, اور انتہائی تعلیم یافتہ رسپیکٹیبل انداز سے انہوں نے جو اپنی فنکاری کے جوہر دکھائے, میں سمجھتی ہوں بہت کم ایسے لوگ ہوں گے. اور آج ان کا وہ باب جو تھا, درخشاں باب, وہ آج بند ہوا ہے. جانا تو ہم سب کو ہے, لیکن بہت کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی جدائی جو ہوتی ہے وہ ناقابل یقین ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ہم سب ان کی فیملی کے اور پاکستانی قوم کا ایک, میں سمجھتی ہوں کہ یہ آج جو ہے یہ پاکستانی قوم کا. بہت شکریہ. شوکت پراچا صاحب, آپ کیسے یاد کرنا چاہیں گے طلعت حسین صاحب؟ شکریہ جی. صبح کی خبر یہی تھی اور سارا دن خبر چلتی رہی. ابھی بات دونوں مہمانوں نے پاکستانی ڈراماز کے حوالے سے کی. اس ایج میں جب طلعت حسین مرحوم تھے
हम खुद भी ड्रामा देखते थे, क्योंकि ये प्राइवेट चैनल तो खैर बहुत बाद में आए कि उलझा लिया गया डेवलपमेंट्स में, वरना तो ड्रामा एक एंटरटेनमेंट के हवाले से था। ड्रामा में शायद वो जो की मैसेजेस हैं वो किसी को समझ आए ना आए, लेकिन एक एंटरटेनमेंट का आइटम था। और उस वक्त जैसे जंगल ड्रामा चला था, अंधेरा उजाला सीरियल चलती थी, जी। या इस तरह के और ड्रामा वो से ज़ाहिर है कि एक जी तलत हुसैन साहब का एक और तलत हुसैन साहब का एक और भी कि वो अपने फ़न में विद इन पाकिस्तान नहीं रहे, बल्कि बैनुल-अक़वामी तौर पर उनके फ़न की अहमियत को तस्लीम किया गया। लैम्डा गए, यानी लंदन चैनल 4 के लिए काम एकेडमी किया, ऑफ म्यूज़िक भारतीय फिल्म एंड इंडस्ट्री के लिए काम ड्रामेटिक किया। आर्ट, वहाँ गए। फिर BBC UK में काम किया, हॉलीवुड में काम किया। उनकी आवाज़ जैसे शाहिदा रहमानी साहबा फरमा रही थी, ये एक यूनिक उनकी पिच ऑफ साउंड थी, और प्रॉबेबली वो दिल्ली और यूपी का जो उनकी ओरिजिन थी वो भी रिफ़्लेक्ट होती थी। लेकिन वो जब अदायगी करते थे अल्फाज की, वही उनका कमाल था। तो मैं ज़ाती तौर पे भी उनको सुबह से मिस कर रहा था। बहुत सारे ड्रामे देखे, बहुत सारा उनके ड्रामों के साथ हमारी बचपन की यादें वाबस्ता थीं। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए जी। बहुत शुक्रिया जी। हमें ज्वाइन किया है तमीना दौलताना साहिबा ने, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। तमीना साहिबा, जैसा कि गुफ्तगू ज़िक्र हो रहा है तलत हुसैन साहब का, आज वो चले गए, और ज़ाहिर है कि जिस उनके जो आवाज़ डायलॉग डिलीवरी में जिस स्ट्रेसेस और पॉजेज़ की बात हम पढ़ते हैं, उनके बारे में सुनते हैं, ज़ाहिर है कि ये इत्तफ़ाक़ नहीं था, बहुत मेहनत होती थी, वो काम करते थे, एक एक लफ्ज़ की इज़्ज़त आबरू, शीन, काफ, ज़ेर, ज़बर, तलफ़ुज़, यानी इस तरह ये काम करने वाले तमीना साहिबा वो लोग थे, पूरी जनरेशन थी। तो तलत हुसैन साहब जो जा चुके, अब आप उनके लिए कैसे उनको याद करना चाहेंगे? जी, जैसे अभी पराचा साहब ने बात की है, यकीनन ये तो बहुत छोटे हैं, बट जब हम छोटे होते थे तो हम लोगों के लिए भी टीवी जब आया तो यकीनन एक बहुत खूबसूरत और नई चीज़ आई हमारे घरों में। और उसमें जब ड्रामे का टाइम होता था तो हम यकीनन वहाँ पर बैठ के देखते थे, और एक एक लफ्ज़ को हम भी वॉच करते थे। ड्रामा का टाइम जो होता था वो हमारे लिए वही एक एंटरटेनमेंट होती थी। और तलत हुसैन साहब को हम याद भी करते हैं, दुख भी होता है उनकी फैमिली के लिए। यकीनन ऐसे अल्फाज कहने की कोशिश हम करना चाहते हैं कि अल्लाह उनको सब्र दे, और उनकी यादों को याद करके इस वक्त पूरी कौम, पूरा पाकिस्तान, पूरा हिंदुस्तान और पूरे जो उर्दू बोलने वाले हैं और उर्दू को समझने वाले हैं, सब लोग उनको याद कर रहे हैं इस वक्त। और उस वक्त ड्रामा जो आज है, आज बहुत से चैनल्स हैं, पर उस वक्त सिर्फ एक PTV होता था, और PTV में जब ये लोग एक्टिंग करते थे, और इन लोगों को किसी ने एक्टिंग कोई सिखाई नहीं थी, ये लोग खुद एक इंस्टीट्यूशन थे जी। इस लेकिन तलत साहब ने को देख लंदन में के बकायदा पढ़ा अभी था। भी हाँ जी बिल्कुल, इनको तो खुद देख के बंदा कहता था कि ये तो खुद एक पढ़ाई है जी। और ये जितने भी ये बुजुर्ग, जितने ये लोग हैं, इनको देख के बंदा यही कहता है कि अब बहुत कम हमारे रह गए। जी, नौजवान वो है, अहद ही और था, वो भी दौर ही बहुत और। अच्छे हैं। हाँ जी, मगर वो बात और थी। मगर ये कहना कि अब हमारे नौजवान जो उनसे एक्टर्स हैं वो इतने लेवल के नहीं हैं, मेरा ख्याल है मैं अभी भी देखती हूँ और मैं एंजॉय करती हूँ। शायद अब मेरे पास कभी कभी टाइम निकलता है, ज़्यादा निकल आता है जी। और जो स्ट्रगलिंग मेरे ईयर्स थे उससे ज़्यादा कई दफ़ा मैं अब देख लेती हूँ। अब और आपकी जो मेरा ख्याल है पाकिस्तानी ड्रामाज और हिंदुस्तानी ड्रामाज में आसमान ज़मीन का फ़र्क जी, है। बहुत फ़र्क है, जी। जिस तरह उनकी फिल्में बहुत अच्छी हैं, हमारे ड्रामाज का मुकाबला कोई नहीं कर जी सकता। बिल्कुल, मैं इस बात को यहाँ पे तो, बल्कि इख्तिताम यहाँ पे मगर- करता हूँ कि हमारी अगर भारत के साथ अगर ताल्लुकात, दोस्ती कभी बेहतर हुई तो पाकिस्तानी ड्रामा का जितना बिजनेस भारत से मिल सकता है हम वो सोच भी नहीं सकते। लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे चलते हैं। शाहिदा, आपसे सवाल करता हूँ कि अब आने वाला जो वीक है इसमें सियासी खबरें कुछ, जैसा मैंने अर्ज़ किया,
28 मई को नवाज शरीफ दोबारा से सदारत संभालने जा रहे हैं नून लीग की। एक स्ट्रेस चल रहा है पूरे मुल्क में, लेकिन पीपल्स पार्टी इस तमाम लड़ाई से हैरत अंगेज तौर पर यानी हमें थोड़ा डिस्टेंस पे लगती है। वो खामोश हैं, वो आराम से देख रहे हैं कि मामला किस तरफ। सो क्या स्ट्रेटजी है आपकी, यानी आप इस ये जो एक तलखी का माहौल है, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी उसमें कोई किरदार अदा कर सकते हैं, पीपल्स पार्टी कोई सुलह करा सकती है पार्टीज की? जी देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा रिकन्सिलेशन की बात की है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा शहीद हमेशा रिकन्सिलेशन पे उन्होंने अपनी एक बुक भी लिखी, और उसी पॉलिसी को लेकर सदर आसिफ अली जरदारी साहब 2008 से 13 तक जब इस मुल्क के सदर थे तो उन्होंने रिकन्सिलेशन की उसी पॉलिसी पर इम्प्लीमेंट किया। और आपने देखा कि उस दौर में कोई सियासी असीर नहीं रहा, तमाम पॉलिटिकल जमातों को उनके राइट्स दिए गए, पार्लियामेंट में शामिल तमाम पॉलिटिकल जमातों के मेंबरान को इक्वल राइट्स दिए गए। और पार्लियामान में आपने देखा कि उस वक्त प्राइम मिनिस्टर जो है वो खुद तशरीफ़ लाते थे और मेंबरान्स के सदर आसिफ अली जरदारी साहब के इंस्ट्रक्शन पे तमाम मेंबरान्स को क्रॉस द पार्टी सबके मसाइल हल करते थे। इसी तरह जब 2014 में एक धरना हुआ और उसमें आपको याद होगा कि जमहूरियत को डीरेल करने की कोशिश की गई, उस वक्त भी सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने आगे बढ़कर जमहूरियत को गिरने से बचाया, जमहूरियत को डीरेल होने से बचाया। 2018 के इंतखाबात हुए, तमाम पॉलिटिकल जमातों को उस पर तहफ़्फ़ुज़ात थे, लेकिन पीपल्स पार्टी ने उस वक्त भी आगे बढ़ के फ़ैसला किया कि नहीं, हमें पार्लियामान में जाना है, और तमाम जमातों को राज़ी किया, चाहे वो JUI हो, PMLN हो। और हम उसका, और आपने देखा कि फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के इस तहत एक तब्दीली आई, तो जिसकी मेजॉरिटी थी उन्हें दिया गया। हमने हमेशा सियासत में रवादारी को, मुफाहमत को अवलीन तरजीह दी, और आज भी बारहा सदर आसिफ अली जरदारी साहब, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब यही बात कर रहे हैं कि इंतशार की, नफ़रत की, तफरीक की सियासत को ख़त्म किया जाए। इस मुल्क के लिए हमें एक होना होगा। पार्लिमानी वो वाहिद जगह है जहाँ तमाम मसाइल का हल निकल सकता है। अगर आपको इलेक्शन के नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो आप आएँ, बैठें, ताकि आइंदा इलेक्शन के नताइज पर आपको तहफ़्फ़ुज़ात ना हो। आप बैठें पार्लिमान में, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करें। जुडिशरी पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो जुडिशरी के हवाले से आप जुडिशल रिफॉर्म्स करें, यानी रिफॉर्म्स होनी चाहिए, कानून साजी होनी चाहिए, जब जाके हम मसाइल को हल कर सकते हैं। तो पीपल्स पार्टी खामोश नहीं है, पीपल्स पार्टी बार बार दावत भी दे रही है। और आपने देखा कि आज भी वज़ीर दाखिला साहब जो हैं वो तमाम लोगों से मिल रहे हैं, और इसी तरह वज़ीर आज़म साहब ने भी दावत दी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी दे रही है। तो हम सब की कोशिश है कि मुल्क में नफ़रत की सियासत को ख़त्म करके इस मुल्क में जो सियासी और माशी बहरान है, बहरानों का सामना है, उससे ना सिर्फ निकला जाए बल्कि आवाम के लिए ऐसी पॉलिसीज़ लेकर आई जाएँ जिसमें महंगाई का खात्मा हो, बेरोज़गारी का खात्मा हो, लोगों को रोज़गार मिले, मुल्क के अंदर एक सियासी बहरान का खात्मा होगा तो ये तमाम चीज़ें ऑटोमेटिकली हल हो जाएंगी। बिल्कुल ठीक है जी। अब सवाल यही करेंगे शौकत पराचा साहब से और फिर तहमीना दौलताना साहिबा से, लेकिन वक्त हुआ है कमर्शियल ब्रेक का, सो यही सवाल करेंगे और उनके जवाब सुनेंगे इस कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। शौकत पराचा साहब, आने वाला हफ्ता गर्मा गर्म सियासी खबरें, आप तो इंफॉर्मेशन बैंक में बैठे हैं, खबरें आपके पास हैं, ज़रा अपना तजिया बताएं, आने वाले वीक में क्या होने जा रहा है? कोई बड़ा सियासी धमाका या सब ऐसे ही चलता रहेगा? जी शौकत साहब। देखिए, मुझे तो अगले हफ्ते से खौफ आ रहा है, बहुत ही ख़तरनाक हफ्ता है। पता नहीं मैं अपनी बात पूरी तरह समझा सकता हूँ या नहीं, क्योंकि बेगम साहिबा बड़े अदवार से मुश्किल हालात में भी रहकर उन्होंने पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाया है, और शाहिदा रहमानी साहिबा भी उस पार्टी से हैं जिस पार्टी ने बड़ी स्ट्रगल की है। लेकिन ये 90s या जो इवन इस सेंचुरी में पहले 15 साल थे, उससे बिल्कुल ही कुछ और ही हमारे मुल्क में चल रहा है। मसलन सेक्रेटरी दिफा को बुलाया जाए और कहा जाए कि आप आएँ और मुल्क की प्रीमियर एजेंसी की आप पूरी वर्किंग हमें यहाँ बताएं, और साथ कह दिया जाए कि और वो सारी ट्रांसमिशन भी लाइव होगी, तो मुझे ऑनेस्टली खौफ आ रहा है कि हम कुछ ऐसे टकराव की तरफ जा रहे हैं जिसका शायद वापसी का रास्ता भी हमें मालूम नहीं है। सिर्फ एक नहीं है, तो इसी हफ्ते में कुछ ज़मानतें भी लगी हुई हैं। इसी हफ्ते में 29 तारीख वो इद्दत वाला केस, उसका फ़ैसला होना है। तो मुझे तो बड़ा अजीब सा वो केस लग रहा है जिस केस में ISI के सेक्टर कमांडर को तलब किया गया है, IB के डायरेक्टर को तलब किया गया है। क्या अब वहाँ उनको बुलाकर
وہ ब्रीफिंग देंगे, अगर वो नहीं आते तो तौहीन अदालत लगेगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि ये किस मकाम पे हमारी सियासत पहुंच गई है, हम किस मंजिल पे पहुंच चुके हैं, हम किस दोराए पे खड़े हो गए हैं कि बेगम तहमीना दुल्ताना साहिबा ने डट के अपोजिशन की है। मुझे बिल्कुल याद है जब लाहौर एयरपोर्ट पर इन पर तशद्दुद किया गया, इनका सर फट गया था, व्हील चेयर पे ये असम्बली में आई थी, बिल्कुल मेरी आंखों के सामने वो विजुअल हैं। लेकिन कभी मुल्की जो हसास मामलात हैं या रियासती इदारे हैं, कभी इन्होंने एक्शन तो छोड़े, इन्होंने अब्यूसिव लैंग्वेज तक इस्तेमाल नहीं की थी। लेकिन अब आप भी सुनते हैं, मैं भी सुनता हूँ कि जी सोशल मीडिया आ गया। भाई सोशल मीडिया को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से नहीं चल रहा, उसके पीछे जो किरदार बैठे हैं और जिस तरह का वो प्रोपोगंडा करते हैं या वो ज़बान इस्तेमाल करते हैं, और लोगों को आप भी जानते हैं, मैं भी जानते हैं, सब जानते हैं। तहमीना साहब बहुत आपने, शौकत साहब आपने बहुत अच्छा, यानी आप यूँ कहिए कि डायरेक्शन एक दे दी। बिल्कुल मैं भी यही सवाल करना चाह रहा था तहमीना दुल्ताना साहिबा से कि 12 अक्टूबर के बाद जो एक बराह रास्त फौजी हुकूमत के, यानी वो जो जबर था, उस जबर से आप लड़ी, बेगम कुलसूम नवाज साहिबा बाहर निकली, आप उनके साथ लड़ी और आपकी लड़ाई का एक ज़माना गवाह है। लेकिन वो जो फौजी हुकूमत के जबर से आप लोग लड़ रहे थे, उस वक्त भी ये एक लड़ाई आज हो रही है जो हम देख रहे हैं। तो आपकी जो लड़ाई है और ये जो आज हो रही है, इसको आप कैसे देख रही हैं? यानी आप तो जद्दोजहद से निकली हैं, हाउ डू यू व्यू दिस? ये जो आजकल हो रहा है ये क्या है? देखें जी, आजकल जो हो रहा है इसको आप जमहूरी जद्दोजहद का नाम देंगी, आइन की बालादस्ती का नाम देंगी, यानी क्या कहेंगी इसको आप? मेरा ख्याल है कि अभी हमें ज़रा आराम से चलना चाहिए, हमें इतनी तेज़ियाँ नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि इस वक्त हमें दुनिया को भी देखना चाहिए कि दुनिया में क्या हो रहा है, ताइवान में क्या हो रहा है। हमें ये देखना पड़ेगा कि पैलेस्टाइन में क्या हो रहा है। पूरी दुनिया में वॉर की काइंड ऑफ सिचुएशन है। हमें अपने फाइनेंशियल पोजीशंस को भी देखना चाहिए कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, क्या हमें किसी किस्म के अपहीवल्स को करने। ये जो मतलब पीटीआई है, सीधी बात है, ये जो जद्दोजहद कह रही है वो ये कहती है कि हम जमहूरी जद्दोजहद कर रहे हैं, हम भी वही मजालिम सह रहे हैं। सो आप इसको मैच करती हैं अपनी स्ट्रगल के साथ? नहीं, मैं कुछ बात करना चाह रही हूँ। जी। देखिए, यू सी द पोजीशन इज कि जो जद्दोजहद की ये बात कर रहे हैं, ये जद्दोजहद की बात नहीं कर रहे हैं, ये किसी को इशारा देने की बात कर रहे हैं। हमारे मुल्क के अंदर इस वक्त जो पोजीशन है और जो इस वक्त मेरा मतलब है, ये इशारा किसी और को देने की कोशिश कर रहे हैं कि आप हमारी तरफ देखें। हम जो इशारा देने की कोशिश करते थे, हम सिर्फ जमहूरियत की बात करते थे, ये जमहूरियत की बात नहीं कर रहा है, ये किसी को इशारे देते हैं। अगर जमहूरियत की बात हो तो जैसे मेरी बहन ने अभी बात की है कि आओ मिल बैठो, एआरडी की हमने बात की थी, मैं वाइस प्रेसिडेंट थी एआरडी की, वाइस प्रेसिडेंट थी मुस्लिम लीग की, हम लोग बात करते थे कि आओ हमारे साथ मिल बैठो, और पीपल पार्टी और हम इकट्ठे हुए, बाद में बेनज़ीर साहिबा और मियां नवाज शरीफ इकट्ठे हुए, और मुल्क के अंदर हम मिल के चलने की बात कर रहे थे। हम कुछ और बात कर रहे थे, पीटीआई वाले कुछ और बात कर रहे थे। इस वक्त जो मुल्क की हालात हैं, मेरा मतलब है कि आप बात करें इकट्ठे मिल के चलने की, आप ये बात ना करें कि हम बिजली बंद कर लेंगे, हम सारे मीटर्स बंद कर सकते हैं। आप यूनिटी की बात करें, आप पाकिस्तान की बात करें, आप अपने मुल्क की ज्योग्राफी की बात करें। तो आपका ये कहना है कि ज़ाहिर है कि आपकी जद्दोजहद और इस वाली जद्दोजहद में फ़र्क है आपके ख्याल में। शाहिदा रहमानी साहबा को मैं इंक्लूड करना चाहूँगा और यही सवाल उनसे करूँगा कि पीपल्स पार्टी की भी जद्दोजहद रही है और बड़ी, आपसे ज़्यादा जद्दोजहद शायद ही किसी पार्टी में नस्लों से चल रही है। सो आप अपनी जद्दोजहद को, और इस वक्त जो जद्दोजहद की जा रही है, एक जोर तो है ना, और कहा यही जा रहा है कि हम सिविलियन सुपरमेसी चाहते हैं या आइन की बालादस्ती चाहते हैं, कहा तो यही जा रहा है। सो आप
اپنے پس منظر میں اس جدوجہد کو کیسے دیکھیں گی؟ کیا یہ وہی سیاسی جدوجہد ہے یا کچھ اور ہے؟ دیکھیے جی، پاکستان پیپلز پارٹی ایک سب سے قدیم پولیٹیکل جماعت ہے، 50 سال سے زیادہ، تقریباً 60 سال ہونے والے ہماری جدوجہد کو، اور ہم نے کبھی اقتدار کے لیے جدوجہد نہیں کی، ہم نے جمہوریت کے لیے جدوجہد کی، آئین کے لیے جدوجہد کی۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس ملک کو آئین دیا، پارلیمان دیا، اور اس کے لیے بہت بھاری قربانیاں دیں۔ فاؤنڈر آف پاکستان پیپلز پارٹی شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو منتخب وزیر اعظم کی نہ صرف حکومت ہٹائی گئی بلکہ انہیں تختہ دار تک پہنچا دیا گیا، لیکن ہم نے عدلیہ کو کبھی انہوں نے ہمیشہ آنریبل ججز کہہ کر مخاطب کرتے رہے، اور نہ ہی انہوں نے اپنی عوام کو کہا کہ جائیں آپ عدالتوں پہ حملے کریں۔ حالانکہ آپ کو یاد ہے کہ وہ انہیں انصاف ملتے ملتے بھی 44 سال لگے، اور وہ ایک ایسا میں سمجھتی ہوں عدلیہ کے اوپر داغ تھا جو کہ بدترین داغ تو تھا۔ پھر اس وقت جو ہو رہا ہے اس کو آپ کیا نام دیں گے؟ محترمہ کیا یہ سیاسی جدوجہد ہے، یعنی جمہوری جدوجہد ہے؟ اس وقت جو ہو رہا ہے یہ کیا ہے؟ دیکھیں فساد ہے، بیگم انتشار ہے؟ نصرت بھٹو صاحبہ نے جو جدوجہد کی، بیگم نصرت بھٹو صاحبہ نے جب جمہوریت کا علم اٹھایا، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے تو 70,000 سے زائد ہمارے ورکرز نے کوڑے کھائے، پھانسیاں لگی، سزائے موت ہوئی۔ آپ بتائیں ان کو جمہوریت کی جیم کا بھی نہیں پتہ ہے، یہ جمہوریت کی بات کرتے ہیں۔ جب انہیں اقتدار نہیں ملا اس وقت پارلیمان پہ حملہ تھا، دھرنے دیے گئے، کن کے اشاروں کے اوپر؟ ڈی چوک پہ ہی 4 مہینے بیٹھ کے تماشے کرتے رہے، پی ٹی وی پہ، اداروں پہ، پارلیمان پہ حملے کرتے رہے۔ پھر جب اقتدار ملا تو پوچھیں کس طریقے سے انہوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ساتھ کیا کیا، آئین کو توڑا اور اسمبلیوں کو ڈیزالو کر دیا۔ یہ بات کر رہے ہیں جمہوریت کی، انہوں نے کبھی ان کو کیا پتا کہ جمہوریت کیا ہے؟ یہ تو انگلی کے اشاروں کے اوپر انتظار کرتے تھے کہ جی ہماری بات ہو گئی، اور آج بھی کہتے ہیں کہ ہم سیاسی جماعتوں سے بات نہیں کریں گے، ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے، کیونکہ ان کو بنانے والے، ان کو لانچ کرنے والے، ان کو 2018 میں لے کر آنے والے وہی لوگ تھے جو تبدیلی کا خواب دکھا کے لائے تھے۔ آج بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ عدلیہ، اسٹیبلشمنٹ اور سب ہمارے ساتھ ہو جائیں۔ اس کو جمہوریت نہیں کہتے، جمہوریت آتی عوام کے لہو سے۔ اگر آج اس ملک میں جمہوریت ہے تو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے لہو سے آبیاری ہوئی ہے، جو 2008 سے آج تک اس ملک میں جمہوریت چل رہی ہے۔ پراچا صاحب فرمائیے گا کہ نواز شریف 28 مئی کو جب یہ صدارت سنبھالنے جا رہے ہیں نون لیگ میری کی، بات آپ اس بیچ کے میں بعد کاٹ دی ہے، اور میں یہاں بات کرنا چاہوں گی کہ ہم تو پاکستان بنانے والے لوگ ہیں، اور ہم لوگوں نے جو جدوجہد کی ہے، آپ بھول رہے ہیں کہ میاں نواز شریف جب اپنی بیمار بیوی کو چھوڑ کے وہاں سے آئے اور اپنی بیٹی کو لے کے آئے، ان کو پتا تھا کہ یہاں پر اپنی بیوی کو چھوڑ کے آئے ہیں، یہاں پر کوئی برتھ ڈے کیک نہیں کٹے گا، اور یہاں پر آ کے جس طرح انہوں نے فیس کیا، یہ کوئی چھوٹی قربانی نہیں تھی۔ ان کو پتا تھا کہ کیا ان کے ساتھ ہونا ہے، اور جو پہلے بھی ان کے ساتھ ہوتا رہا ہے۔ یہ کہنا بہت آسان ہے، جو کچھ میاں نواز شریف کے ساتھ ایک دفعہ نہیں، 90 میں، 93 میں، جو تھرو آؤٹ وہ زیر بحث بات نہیں ہے تمینہ صاحب۔ میں ابھی انوالو کرنا چاہوں گا پراچا صاحب کو، اگر آپ مجھے اجازت دیں، تمینہ صاحب اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اب یہ سوال پوچھنا چاہوں گا پراچا صاحب سے بھی اور آپ سے بھی کہ نواز شریف اب صدارت سنبھالنے جا رہے ہیں 28 مئی کو، اس کے بعد ہم کیا توقع کر سکتے ہیں پراچا صاحب؟ کیا آپ کے خیال میں کوئی بڑی تبدیلی سیاست میں آ جائے گی؟ نون لیگ کو زیادہ طاقت کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی؟ کیا فرق پڑ جائے گا؟ دیکھیں، بڑی اسٹریٹجک موو ہے، اس لیے کہ مسائل تو پنجاب میں ہیں پارٹی کے لیے۔ آپ نے 8 فروری کے الیکشن میں دیکھا مسائل تھے، لیکن اس حقیقت سے کون انکار کر سکتا ہے کہ جس پارٹی کو پی ایم ایل، جس کا نام ہی مسلم لیگ نواز ہے، وہ پارٹی تو میاں نواز شریف صاحب کی ہے۔ جتنا ووٹ ہے وہ تو میاں نواز شریف کا ہے، جتنے فالورز ہیں وہ تو میاں نواز شریف کے ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ جتنے پولیٹیشنز ہیں، جتنے پنجاب میں یا خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں، جو بھی ووٹ بینک ہے وہ یا نواز شریف کا ہے، کراچی کوئی سندھ شک میں، نہیں۔ وہ میاں محمد نواز شریف صاحب کا ہے۔ جی، یہ جو گیپ آیا تھا، میاں صاحب لندن چلے گئے تھے، وہاں علاج ہو رہا تھا، یا اپوزیشن کہتی تھی، اس وقت کی حکومت کچھ اور باتیں کرتی تھی، اپارٹ فرام دیٹ وہ گیپ تھا، وہ گیپ ورکرز کے درمیان، میاں صاحب کے درمیان تھا، وہ گیپ لیڈرشپ جو پاکستان میں تھی اور میاں محمد نواز شریف صاحب کے درمیان گیپ تھا۔ اب یہ جو 28 کو وہ پارٹی کے صدر بن رہے ہیں،
ट्यूसडे वाले दिन, और फिर अगला मरला जो हमने सुना है कि वो पूरे पाकिस्तान के दौरे भी करेंगे। देखें ना, अभी अक्टूबर में आए, फिर कोई एक दो वो जलसे उन्होंने किए और फिर खामोश हो गए, और अभी जाकर पिछले हफ्ते हमने देखा कि उन्होंने बराह रास्त बात की। लीडरशिप जब बात नहीं करती अपने केडर्स के साथ तो फिर वो गैप पॉलिटिकल कॉस्ट रखता है। इसलिए ये जो फैसला मियां साहब को सदर बनाने का है, प्लस अब मियां साहब दौरे करेंगे, हर डिस्ट्रिक्ट तक जाएंगे या डिवीजनल हेडक्वार्टर तक जाएंगे, तो यकीनन जो आपकी बात है कि पार्टी रिविटलाइज तो होगी, री इन्वोगरेशन होगी पार्टी की। लेकिन हैविंग सेड दैट, अभी भी पंजाब में देखें ना, उनकी पंजाब असेंबली में आलमोस्ट 2/3 मेजॉरिटी के करीब उनकी सीटें हैं। मरकज़ में 2 माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, लेकिन पीपल्स पार्टी फुल सपोर्ट दे रही है। कल भी पीपल्स पार्टी का एक बड़ा वफ्द मियां शहबाज शरीफ से मिला, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मिला। हर असेंबली के सेशन में अभी शाहिदा रहमानी साहबा जो बात कर रही हैं, ये भी गवर्नमेंट की एक सपोर्ट की पार्टी का जो उनकी पॉलिसी है या नज़रिया है, उसी हवाले से है। तो जितना पॉलिटिकल लीडरशिप और ख़ुद मियां नवाज़ शरीफ जितना ज़्यादा आगे आएंगे, लोगों से मिलेंगे, पार्टी कोई भी हो, लीडर अगर साथ लेके चले तो पार्टी हमेशा ज़्यादा फ़ाल होती है। जी तहमीना दौलताना साहब, आपके लीडर आ रहे हैं जी, दोबारा से आपकी बड़ी पुरानी ख्वाहिश पूरी हो रही है, वो सदर बन रहे हैं, तो अब आप उनके साथ दोबारा से मेरे लीडर आ रहे हैं, और नहायत मकबूल लीडर, पूरे पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर आ रहे हैं। और 28 मई को आ रहे हैं, जिस दिन एटॉमिक एक्सप्लोजन हुआ, और एटॉमिक एक्सप्लोजन जो हुआ उसने पूरे पाकिस्तान को सेफ गार्ड किया। और जो हमारा दुश्मन इंडिया था, वहाँ पर वाजपेयी साहब बस पर बैठ के आपके लाहौर रेजोल्यूशन उन्होंने वहाँ बैठ के साइन किया कि हम पाकिस्तान को मानते हैं। सो आप उस शख्स को देखें कि जिसने इतना बड़ा मेरा मतलब फैसला किया कि 5 आप इसका मतलब पार्टी को अपनी एक्टिवेट होते हुए मतलब देख रही हैं कि दोबारा से। अच्छा शाहिदा रहमानी साहब, मैं मुख्तसर कमेंट देना चाहूंगा, वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। 5 फोन, मैं शाहिदा रहमानी साहब से बिल्कुल लास्ट कमेंट देना चाहूंगा, बिल्कुल वक्त खत्म हो गया कि 5 फोन आए। जी जी बिल्कुल, आप और पीपल्स पार्टी और नून लीग, अगर आगे वो शौकत पराचा साहब ने जो जिक्र किया, अगला जो आने वाला हफ्ता है, अगर पीटीआई के हवाले से कि एहतजाज बड़े फैसले आ गए, तो आप दोनों पार्टीज़ वहाँ सिंध और पंजाब में वो जो आप कहिए को बड़ा एहतजाजी तहरीक अगर खड़ी हो गई, तो आप दोनों में कैपेसिटी है कि आप अमन व अमान से उसको लॉ एंड ऑर्डर आप कंट्रोल कर लें? देखिए, दोनों पॉलिटिकल लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करना पंजाब के अंदर वी आर क्वाइट केपेबल टू मैनेज इट। तजुर्बा है। मैं समझती हूँ कि दोनों पॉलिटिकल जमातें जो तहम्मुल, बर्दाश्त और जमहूरियत के जो एक तवील सफ़र है सब्र आजमा, उससे नबर्द आजमा रही हैं, और वो तमाम तर मसाइल को से निपटना जानती हैं। मैं समझती हूँ कि दोनों पॉलिटिकल जमातें इंतहाई बुद्धबारी के साथ तमाम तर मसाइल को हल कर लेंगी। और दूसरी बात ये कि हम हमेशा ये कहते हैं कि तमाम इदारे अपने अपने डोमेन में काम करें, पार्लियामान की सुपरमेसी हो, और इसके लिए हम इस पे कोई भी किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिदा रहमानी साहबा, बहुत बहुत शुक्रिया तहमीना दौलताना साहबा, बहुत बहुत शुक्रिया शौकत पराचा साहब, बहुत शुक्रिया। और जाहिर है कि एक परेशानी है आने वाले वीक के हवाले से, जिसका जिक्र पराचा साहब ने भी किया, और वो हर किसी के लेकिन बात यही है कि चैलेंजेस आते रहते हैं। पाकिस्तान की तो खैर तारीखी चैलेंजेस से भरी पड़ी है, तो बड़े बड़े चैलेंजेस से हम निकल गए। उम्मीद करनी चाहिए कि इस चैलेंज से भी हम खैर आफियत और अमन के साथ निकलने में कामयाब हो जाएंगे। आपसे मुलाकात होगी अगले जुम्मे की शब 10 बजे पब्लिक न्यूज़ पर। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को शाद और आबाद रखे। आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।